Hello everyone, welcome to the learning platter for our complete course related to HSSC PGT CS screening. This is our class 7 for the subject programming in C. In this class we are going to discuss arrays in C. तो सबसे पहले समझते हैं एरेज क्या होती हैं, फिर देखेंगे डिक्लेयर कैसे करते हैं, देन इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे एरेज से रिलेटेड। तो देखिए एरेज क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल डेटा। ठीक है, ये क्या है, कलेक्शन है डेटा का, जहां पर जो भी हमारा डेटा है उसको एक ही नाम से जाना जाएगा और सभी सेम टाइप के होंगे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है 1D एरे का। ठीक है, दिस इज 1D एरे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारा जो एरे है, इसमें जो सब वैल्यूज हैं, ठीक है, सभी वैल्यूज किस तरह की हैं, इंटीजर्स टाइप की हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप की हैं। इसी तरह से अगर हम कैरेक्टर टाइप की लेना चाहेंगे तो सभी वैल्यूज किस टाइप की होंगी, कैरेक्टर टाइप की होंगी। और अगर हम फ्लोट टाइप का एरे लेना चाहेंगे तो सभी वैल्यूज किस तरह की होंगी, फ्लोट की होंगी। ठीक है, तो जिस तरह का भी हम एरे लेंगे उसी टाइप की होंगी सभी वैल्यूज। ठीक है, और अगर एक नाम देते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं, सपोज कुछ भी नाम दे दिया, अभी मार्क्स दे दिया एक एरे को। ठीक है, तो ये इसमें सभी वैल्यूज को हम किस नाम से जानेंगे, मार्क्स के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, इनका सबस्क्रिप्ट जो है वो डिफरेंट होता जाएगा, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो नेम क्या रहेगा, सभी का सेम रहेगा, और टाइप भी क्या रहेगी, सेम। और कॉन्टिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में ये क्या होते हैं, सेव होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 45 अगर हमने 10 वैल्यूज ली है तो मेमोरी है ये, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कहीं और स्टोर हो रही है, सेकंड वैल्यू कहीं और स्टोर हो रही है, एंड थर्ड वैल्यू कहीं और स्टोर हो रही है, ऐसा नहीं होगा। सभी वैल्यूज एक कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर ही क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ठीक है, इन्हें इकट्ठी एक मेमोरी के जैसी डिक्लेयर करते हैं तो एक मेमोरी इन्हें मिल जाती है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन्हें मिल जाएगी, और वहीं पर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इस तरह से क्या होते जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं। कैन मैन्युपुलेट और यूज, हम मैन्युपुलेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं किसी एक इंडिविजुअल वेरिएबल को भी। ठीक है, अगर इस लिस्ट में हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं और कंप्लीट लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट लिस्ट को ही यूज कर सकते हैं या सिंगल को ही कर सकते हैं, हम कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं और साथ के साथ कंप्लीट लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। यूज्ड फॉर लिस्ट ऑफ लाइक आइटम्स, तो एक तरह की आइटम्स के लिए हम जर्नली क्या डिक्लेयर करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, एरेज यूज करते हैं। ठीक है, एरेज डिक्लेयर करते हैं। जैसे अगर हमने स्कोर्स लेना है, स्पीड्स लेनी है, वेट्स लेना है, तो 10 लोगों का वेट लेना है या 10 कोई प्रोडक्ट्स है उनका वेट्स लेना है, स्पीड्स लेनी है, अलग अलग चीज़ों की स्पीड लेनी है, स्कोर लेना है। ठीक है, इसी तरह से तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग वेरिएबल्स लेने की बजाय लाइक स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, स्कोर 20 तक ले, अलग अलग वेरिएबल्स लें, इंस्टेड हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एरेज। सो अवॉइड्स डिक्लेयरिंग मल्टीपल सिंपल वेरिएबल्स, तो एक ही तरह के मल्टीपल वेरिएबल्स हम यूज करें उसकी बजाय हम क्या यूज करेंगे, एरेज यूज करेंगे। यूज्ड व्हेन वी नीड टू कीप लॉट्स ऑफ वैल्यूज इन मेमोरी, हम इसे कब यूज करें, जब हमें सॉर्ट करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हमारे पास, डिफरेंट स्कोर्स हैं हमारे पास। अब क्या चाहते हैं हम, जो स्कोर्स हैं इन्हें क्या करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है ना, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं एरेज। देन हमें क्या करना है, डिटर्मिन करना है स्कोर्स अबव एंड बिलो द मीन, एक मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंप्लीट लिस्ट में से, और उनमें से हमने देखना है कौन कौन कितने स्कोर्स ऐसे हैं जो अबव द मीन है या कितने ऐसे हैं जो बिलो द मीन है। इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में हमें रीड करना है। ठीक है, इसी तरह के बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पे हमें एरेज की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट वी हैव डिक्लेयरिंग एरेज, तो देखिए एरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं अभी वो देखते हैं। तो जर्नल फॉर्मेट क्या रहता है डिक्लेयर करने के लिए, डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, आफ्टर दैट साइज। ठीक है, तो जो भी डेटा टाइप है वो लेंगे, लाइक इंट लिया, देन सी एक क्या है, वेरिएबल का नेम है, आफ्टर दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या लेते हैं, साइज मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि एक सी जो है एरे है जिसमें 12 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, 12 वैल्यूज को वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, एक एरे है जिसमें 12 वैल्यूज होंगी। देन इंट स्कोर 300, तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये जो एरे है ये भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। दैट मीन्स जो एक स्कोर एरे है इसमें किस तरह की वैल्यूज हो सकती है, सभी इंटीजर टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। और इसका नेम क्या है, स्कोर्स। और इसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, मैक्सिमम 100। ठीक है, कितनी वैल्यूज टोटल आ सकती हैं, 300। ठीक है, 100 नहीं, 300। ठीक है, और इसी तरह से फ्लोट वेट 3284। तो देखिए ये क्या है, फ्लोट टाइप का एक क्या बनेगा, एरे बनेगा जिसका नाम है वेट, और जिसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 3284। देन वी हैव कैर अल्फाबेट 26। सो दिस इज कैरेक्टर एरे। अल्फाबेट इज अ कैरेक्टर एरे इन विच 26 वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, जिसमें 26 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप, देन वेरिएबल, आफ्टर दैट साइज। डिक्लेरेशन में हम क्या करेंगे, डिक्लेयर कर रहे हैं जब हम एरे, तो क्या करते हैं, एलोकेट। जब भी डिक्लेयर करते हैं हम एरे को, तो उसको मेमोरी क्या होती है, एलोकेट हो जाती है। ठीक है, अभी हमने C12 लिखा है, तो 12 जो है मेमोरी लोकेशंस अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप क्या होंगी, एलोकेट हो जाएंगी। तो हर वेरिएबल के लिए अगर इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है या 2 बाइट्स ले रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंगली क्या होगा, उससे 4 बाइट्स हर एक के लिए क्या है, मिल जाएंगी, एलोकेट हो जाएंगी। तो अगर कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इंटीजर जो है 2 ले रहा है तो 24 मिल जाएंगी, और अगर इंटीजर 4 ले रहा है तो उस केस में यहाँ पे 48 टोटल बाइट्स मिल जाएंगी किसी इस पर्टिकुलर एरे को। स्टैटिक एंटिटी, सेम साइज थ्रू आउट प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, ये जो साइज है ये क्या थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम ही रहेगा। ठीक है, डायनामिक भी हो सकता है हमारा सी में, जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कैलॉक एंड मैलॉक यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है, स्टैटिक रहेगा, जो साइज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। डिफाइंड कांस्टेंट एज एरे साइज। तो देखिए हम कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक अलग से वेरिएबल ले लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक अलग से वेरिएबल लिया, जो किस तरह का है, इंटीजर टाइप का, और क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, दैट मींस इसकी वैल्यू कभी भी, इस वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इससे हमने जो सबस्क्रिप्ट है इसमें 50 लिखने की बजाय क्या लिया है, ये वेरिएबल का नेम लिख दिया। ठीक है, इस वेरिएबल का नेम लिख दिया। इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, बाय मिस्टेक कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, अदरवाइज कई बार गलती से हम कहीं पे 12 लिख रहे हैं, कहीं पे 10 लिख रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ की जरूरत नहीं है कि हमें बार बार देखना पड़े कि हर एरे के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे फाइनल कर दिया, फिक्स कर दिया, और अकॉर्डिंगली ही यूज करते रहेंगे आगे। तो देखिए इससे क्या होगा, इंप्रूव होगी रीडेबिलिटी, इंप्रूव होगी वर्सटैलिटी, एंड इंप्रूव होगी मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, कभी भी हमें चेंज करना है तो देखिए एक जगह हमें चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज थ्रू आउट द प्रोग्राम हम कितनी जगह यूज कर रहे हैं, तो हमें बार बार जब भी इनिशियलाइज करा रहे हैं, या अगर हम आगे फर्दर एंटर करवा रहे हैं वैल्यूज, तो बहुत जगह हो सकता है हमने यूज किया हो ये वाला सबस्क्रिप्ट C12। ठीक है, तो हमें बार बार उसे चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अगर कहीं पे भी अपडेट करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक जगह अपडेट करना है, और पूरे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली वही नंबर को वो कंसीडर करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से रीडेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, और साथ के साथ मेंटेनेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। देन वी हैव पावरफुल स्टोरेज मैकेनिज्म। तो देखिए अभी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ith जो इंडेक्स वेरिएबल है उसके ऊपर कुछ भी हम उसे कैसे भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे सिर्फ हम पर्टिकुलर 10th वैल्यू को यूज करना चाहते हैं एक एरे में से, कभी पर्टिकुलर 5th वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, और इन्हें अलग अलग से ऐड कराना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं डिफरेंट वैल्यूज को। सो वी कैन डू दैट थिंग। ठीक है, कि जो सब टास्क हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं कभी भी ith इंडेक्स्ड वेरिएबल के ऊपर। देन फिल एलिमेंट्स ऑफ एरे स्कोर्स फ्रॉम यूजर इनपुट। तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यूजर के से इनपुट लेके हम उससे क्या कर सकते हैं, जो भी हमने एरे ली है उसे फिल कर सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे स्कोर्स, सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट करा सकते हैं। देन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सम या एवरेज स्कोर, वो कर सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू करा सकते हैं, लोएस्ट वैल्यू करा सकते हैं, अगर एक एरे लिया हुआ है हमने। ठीक है, एक एरे का नाम यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, स्कोर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम उस एरे में से ये सब चीजें करा सकते हैं। ठीक है, तो एरे हमें ये पावरफुल स्टोरेज मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हम उसकी वैल्यूज को फेच करके ये सब काम कर सकते हैं।
देन एक्सेस कैसे कर सकते हैं? हमने बोला कि हम अलग अलग वैल्यूज को फेच करके ये सब काम कर सकते हैं। तो अभी देखिए फेच कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे हम किसी भी एरे एलिमेंट को। सो इंडिविजुअल पार्ट्स कॉल्ड मेनी थिंग्स। तो इंडिविजुअल पार्ट्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सो देखिए अगर हमने C1 C2 लिखा है, ठीक है, जो एरे है हमने क्या डिक्लेयर किया था, इंट C12 डिक्लेयर किया था। क्या किया था? इंट C12। ठीक है, तो देखिए C0 क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, C1 क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट, इसी तरह से C11 क्या होगा, लास्ट एलिमेंट। तो C0, C1, C2, C3, C11 तक इस तरह से हमारे एलिमेंट्स रहेंगे और हम इन्हें इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इस वैल्यू को यूज करना है तो वी कैन जस्ट राइट डाउन C6, इस वैल्यू को यूज करना है C9। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अगर हम इंडिविजुअल पार्ट की बात करें तो हम इन्हें एलिमेंट्स ऑफ द एरे भी बोल देते हैं और इंडेक्स्ड और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इंडेक्स्ड और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल या एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, तो ये आपका नेम होता है एरे का और यहाँ पे ये जो क्या है, सब्सक्रिप्टेड वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये क्या है, नंबर, जो पोजीशन है आपके पर्टिकुलर एलिमेंट की वो स्पेसिफाई करता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1, जितना भी आपका नंबर मैक्सिमम आपने यहाँ दिया हुआ है, जितना भी 12 दिया है तो 12-1 तक चलेगा। 300 देंगे तो 290, 0 से लेकर 299 तक टोटल वैल्यूज रहेंगी। टू रेफर टू एन एलिमेंट, एरे नेम एंड सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स। ठीक है, तो जब भी हमने किसी भी एलिमेंट को रेफर करना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो एरे नेम चाहिए और साथ में सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स चाहिएगा। देन फॉर्मेट क्या रहेगा, एरे नेम एंड देन सब्सक्रिप्ट। ठीक है, एरे नेम और साथ में सब्सक्रिप्ट, जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो जीरो बेस्ड रहेगा। ठीक है, C0 से स्टार्ट होगा। C0 की चीज डिनोट करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे C। ठीक है, तो हमेशा जो भी एलिमेंट एरे का नाम होगा और फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, 0th पोजीशन पर होगा। देन वी हैव एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। सो दिस इज एन एग्जांपल, %d/n, देन वी हैव C5। तो देखिए यहाँ पे हम दो ब्रैकेट्स हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, जो हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, डिक्लेरेशन में तो देखिए ये क्या स्पेसिफाई करेगा, साइज ऑफ एरे। अगर हम डिक्लेयर करते हुए लिखते हैं C5, दैट मीन्स जो हमारा एरे है वो कितने साइज का रहेगा, 5 साइज का। ठीक है, डिक्लेयर करते हुए तो ये स्पेसिफाई करता है साइज। और कहीं पे अगर हम यूज कर रहे हैं एरे के साथ सब्सक्रिप्ट, तो वहां पे वो स्पेसिफाई करेगा कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या स्पेसिफाई करेगा, अगर कहीं और हम इसे यूज करें देन इट स्पेसिफाइज कि 6th एलिमेंट ऑफ दिस एरे। ठीक है, तो दो तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं। एक तो डिक्लेरेशन में ये बताएगा कि क्या साइज रहेगा, और कहीं पे भी यूज करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जो भी इस एलिमेंट की वैल्यू है वो चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं C5। एग्जाम्पल, सो गिवन द डिक्लेरेशन इंट स्कोर 12। तो देखिए यहाँ पे हम एक एरे ले रहे हैं इंटीजर टाइप का जिसमें 12 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर 11 हमारा क्या डिफाइन करा है, डिफरेंट एलिमेंट्स बता रहे हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स है जिससे हमें एलिमेंट का नंबर पता चल रहा है। गिवन दीज एलिमेंट्स वैल्यू व्हाट डज दिस प्रिंट। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज हैं तो हम स्कोर 3 अगर प्रिंट कराते हैं तो देखिए ये 0, 1, 2 एंड 3, तो क्या प्रिंट करेगा, 74 प्रिंट करेगा। क्या आंसर आ जाएगा, 74 आंसर आ जाएगा अगर हमारे पास ये एरे दिया हुआ है और साथ में ये प्रिंट करा रहे हैं। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, तो देखिए साइज सब्सक्रिप्ट नीड नॉट बी लिटरल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लिटरल कांस्टेंट ही हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी नेम्ड कांस्टेंट एज वेल एज एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, लाइक आई भी हो सकता है और साथ के साथ i+1 भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू यहाँ पे जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 3 हो जाएगा, स्कोर्स 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर i होगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ n भी चलेगा और n+1 भी चलेगा। ठीक है, तो कोई भी इस तरह से नेम्ड कांस्टेंट भी हो सकता है, साथ के साथ एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमने स्कोर्स में या सी हम जो ले रहे थे एरे तो उसमें हमने जो नंबर ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव एरे पिटफॉल।
तो देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कुछ भी हम आउट ऑफ बाउंड जाते हैं तो वहाँ पे हमें कंपाइलर वार्न नहीं करेगा, इंस्टेड वो क्या करेगा, रन कर देगा हमारे प्रोग्राम को विद अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी एक एरे लिया है, ठीक है, सपोज हमने स्कोर्स एरे का नाम लिया है और वहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, 100 है, साइज क्या है, 100 है। तो देखिए अगर हम 250 यूज करें और उसमें 88 वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिस्टम या इस लाइन के लिए, स्टेटमेंट के लिए हमें एरर नहीं देगा। ठीक है, इट विल एग्जीक्यूट, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे वो अनप्रिडिक्टेबल होंगे। इसी तरह से अगर हम स्कोर्स के साथ 8 यूज करने की बजाय हम -8 यूज करें, इवन देन जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, तो ये देखिए आउट ऑफ एरिया, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है और ये इधर से आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर हमें कुछ भी एरर नहीं देगा। ठीक है, तो एरे इंडेक्सेस कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, 0 से हमेशा साइज -1 तक जाते हैं, लेकिन इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की है कि उसे बाउंड्स में रहना है। तो कंपाइलर हमें अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स दे देगा और कोई भी एरर डिटेक्ट करके हमें वार्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर जो भी आपका साइज है एरे का, ठीक है, अगर कोई भी साइज हमने स्पेसिफाई की है तो हमें 0 से लेकर 99 तक ही रहना है। ठीक है, हमें उस बाउंड्री में ही रहना है। ठीक है, हम अगर आउट ऑफ द बाउंड्री जाएंगे, अगर बाउंड्स में नहीं रहेंगे, सो हमें कुछ भी रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ भी गार्बेज या कुछ भी वैल्यूज इस तरह से मिल जाएंगी। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉर लूप्स विद एरेज। तो देखिए जब भी हम एरेज में वर्क करते हैं और वैल्यूज को हमने लोड कराना है, ठीक है, जब भी हमने 1D एरे लिया है, तो जैसे हमने यहाँ पे C लिया था, C12 लिया, ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को हम या तो पहले भी हमने देखा कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वैल्यू यूजर से एंटर कराते हैं। तो स्कैनएफ के थ्रू हमने क्या करना होता है, वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को हम क्या कराते हैं, यूजर से एंटर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ %d। ठीक है, अगर एक सिंपल वेरिएबल c है तो हम क्या लिखेंगे, %c लिख देंगे। ठीक है, या हम वैल्यू क्या यूजर से एंटर कराते हैं, या हम सेकेंडली क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या करते हैं, हम अगर सिंपल वेरिएबल लेते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, लाइक इंट c इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, या तो डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू असाइन कर दी तो वो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, और अदरवाइज यूजर क्या करते हैं, आफ्टर जब भी उसको रिक्वायरमेंट है डिक्लेरेशन के बाद क्या करेगा, आफ्टर डिक्लेरेशन उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, यूजर से एंटर करा लेगा। ठीक है, तो वही चीज सेम हम एरेज के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें लोड करनी होती है वैल्यूज, तो अभी हमने क्या करना है, एक वैल्यू तो लोड नहीं करनी है, मल्टीपल वैल्यूज लोड होंगी। ठीक है, अगर एक एरे में 100 एरे का साइज 100 है तो 100 वैल्यूज लोड होंगी। तो उसके लिए हम सिंगल वैल्यू को तो नहीं लोड करते रहेंगे, हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करेंगे, विच इज नेचुरल काउंटिंग लूप, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है एरेज के साथ। तो हम किस तरह से यूज करते हैं इसे, फॉर देन सबस्क्रिप्ट इज इक्वल टू 0 एंड सबस्क्रिप्ट लेस देन साइज सबस्क्रिप्ट ++। तो देखिए अगर हमने एक एरे लिया है, ठीक है, एक एरे लेते हैं हम, इंट मार्क्स एंड देन 10। ठीक है, हम 10 सब्जेक्ट्स में मार्क एंटर कराना चाहते हैं, देन हम क्या लेंगे, फॉर एक हमने वेरिएबल ले लेना है यहाँ पर i। ठीक है, जो हमारा लूप काउंटर वेरिएबल है। तो अब हम i को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड i मस्ट बी लेस देन 10। ठीक है, यहाँ 10 स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो 10 अगर जैसे हमने लिया था कि कांस्टेंट भी हम ले सकते हैं, तो साइज को यहाँ रिप्लेस करके हम कॉन्स्ट इंट साइज इज इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, साइज। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये है कि कहीं कई जगह अगर हम इस तरह से यूज कर रहे हैं इस नंबर को, 10 को बहुत जगह यूज करें, तो अभी अगर 10 से हम 20 करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे हमें 20 देना पड़ेगा और प्रोग्राम हमारा अकॉर्डिंगली रन करेगा। ठीक है, तो देखिए 1 i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू लेस देन साइज एंड i++। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्कैनएफ करा लेंगे। स्कैनएफ हमने किया, देन %d एंड देन M% क्या लिखेंगे, मार्क्स, M% क्या लिखेंगे, मार्क्स एंड देन i। ठीक है, इसको इसके साथ ही लिख देते हैं, सो दिस इज M% मार्क्स ऑफ i। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैनएफ में हमने क्या किया, %d एंड देन M% मार्क्स एज इट इज ऑफ i। ठीक है, मार्क्स 0 से स्टार्ट होगा, मार्क्स 0 पहले एंटर होंगे, फिर मार्क्स 1 2 3 4 इसी तरह से, लेस देन 10 है दैट मीन्स 9 तक चलेगा, मार्क्स 9 यूजर से एंटर करा लेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या एंटर कराया, मार्क्स 0 एंटर कराए,
फिर मार्क्स 1 कराया, इसी तरह से मार्क्स 9 तक, ठीक है। टोटल 10 वैल्यूज ये क्या करेगा, यूजर से एंटर करा लेगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा लोड कराने के लिए एरे में एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह से अगर रिवर्स डायरेक्शन में करना है, हमने अभी यहाँ पे हमने क्या किया, शुरुआत से लास्ट तक गए, 0 से लेकर 9 तक हमने क्या की, वैल्यूज फिल कर ली, ठीक है। अब देखिए प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंटिंग में तो हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, या अगर हम टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं या कुछ और भी, कुछ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना चाहते हैं, कुछ भी इस तरह से लेना चाहते हैं जिसमें रिवर्स चलाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब for subscript is equals to size -1, then subscript greater than equals to 0, subscript minus minus, ठीक है। जब भी आप रिवर्स ऑर्डर में लेना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो उसमें हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जो भी लास्ट एलिमेंट है वहां से स्टार्टिंग करते हुए फर्स्ट एलिमेंट तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हुए माइनस माइनस करते जा रहे हैं सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर ये 10 है सबस्क्रिप्ट, ठीक है, तो माइनस किया 9 पे पहुंच गए, देन 8 पे पहुंच गए, इसी तरह से लास्टली 0 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम दोनों तरह से करा सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। फॉर को आपने बस जो सबस्क्रिप्ट है उसको अकॉर्डिंगली चलाना है, ठीक है। तो 0 से अगर हम हायर पे जा रहे हैं तो दैट मीन्स हम जो नेचुरल ऑर्डर है उसी तरह से चल रहे हैं, और अदरवाइज हम 10 से लेके 0 तक मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एरे एज फंक्शन पैरामीटर्स। तो देखिए फंक्शन को हम सिंपल वेरिएबल भी पास करते हैं और उसी तरह से हम एरेज भी पास करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सिंपल वेरिएबल्स पास करते हैं किसी भी फंक्शन को कॉल करते हुए, अगर हमने सम 10 20, ठीक है, कॉल कर रही हैं, तो ये दो वेरिएबल्स हम क्या कर रहे हैं, सम फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी सम फंक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू सम 10 लिखा है अगर हमने, तो इंट सम, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट a इंट b, ठीक है। दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं जिनमें ये वैल्यूज क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। इसी तरह से किसी भी कॉल्ड फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंटर्स आपको क्लियर है तो फिर तो हमें क्या करना चाहिए, एक बेस एड्रेस पास कर देना चाहिए और एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल में उसे फेच करके आगे फर्दर हमें उन वैल्यूज को यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एरे को यूज करते हैं तब तो सिंपल है कि हमें क्या पास करना है, एरे का नेम पास करना है। एरे का नेम क्या होता है, बेसिकली बेस एड्रेस होता है। जो भी बेस वेरिएबल है, मींस जो भी फर्स्ट वेरिएबल है उसका एड्रेस होता है एरे नेम में, ठीक है। तो वो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन में एरे को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्लूड टाइप एंड ब्रैकेट्स, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करें, इंट वैल्यूज और सिंपल ब्रैकेट दे देंगे, एंड देन इंट नम वैल्यूज, ठीक है। तो जहां से भी हमने कॉल की है वहां से हमने एक एरे पास कर दिया और साथ के साथ वैल्यूज पास कर दी, साइज पास कर दिया, जो भी साइज है वो पास कर दिया, वो किस में आ गया, नम वैल्यूज में आ गया। और नम वैल्यूज से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये सिंपल ही वेरिएबल इसे ले लो अगर आई, तो ये क्या, आई 0 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, नम वैल्यूज तक, ठीक है। साइज तक कहाँ वेरी कर रहा है, और वैल्यू में आई में क्या होता जा रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, और वो वैल्यूज क्या होती जाएंगी, प्रिंट होती जाएंगी। वैल्यू ऑफ आई क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, एरे वैल्यूज पास कर सकते हैं फंक्शंस में। सिंगल सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन से कोई नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हमें एक एक करके पास करनी है तो भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी ऑप्शंस होती है कि किस किस तरह से हम फंक्शंस में एरेज पास कर सकते हैं, ठीक है। तो पासेस पॉइंटर्स और रेफरेंस टू एन एरे, फंक्शन कैन मॉडिफाई एरे एलिमेंट्स। तो अगर हम पॉइंटर्स की हेल्प से करें तो जो फंक्शंस हैं वो उस एरे एलिमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनिशियलाइजिंग एरेज। तो देखिए इनिशियलाइजेशन जैसे वेरिएबल्स का होता है उसी तरह से एरेज का भी हो सकता है, हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो देखिए इंट स्कोर 3 अगर हमने लिखा है इज इक्वल टू 76 98 एंड 83,
तो ये किसके इक्विवेलेंट है? यहाँ पे 0 में क्या चला जाएगा? स्कोर 0 में 76, 1 में 98 और 2 में 83, जो भी 0 1 2 3 जिस तरह से वैल्यूज हमने दी हुई है उसी तरह से उनमें स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो साइज जो है यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं दे सकते और ना ही हम नेम्ड कांस्टेंट दे सकते हैं। ठीक है, ना तो हम n लिख सकते हैं, ना ही इसी तरह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? या तो 3 कोई भी नंबर ही देना पड़ेगा, या आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप क्या छोड़ सकते हैं? ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो जितना यहाँ पे दी होंगी वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम या तो नंबर देंगे, कोई भी इंटीजर वैल्यू देंगे। ठीक है, वेरिएबल नहीं दे सकते, या तो कोई भी वैल्यू देंगे या इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, दो तरह से हम इसे रख सकते हैं, दो तरह से हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देन ऑटो इनिशियलाइजिंग एरेज। तो देखिए, अगर हम कुछ कम वैल्यूज सप्लाई करते हैं, अगर हमने यहाँ लिखा है इंट स्कोर 5, ठीक है, हमने क्या लिया? 5 वैल्यूज का एक एरे लिया। ठीक है, 5 इंटीजर्स का एक एरे लिया। तो यहाँ पे अब देखिए 76, 98 और 83 हम वैल्यूज दे रहे हैं, तो ये 0, 1 और 2 में चली जाएगी। जो शुरुआत से वैल्यूज पिक करेगा 0, 1 और 2। ठीक है, इस तरह से ये फिल करना शुरू करेगा बिगिनिंग से, और ये वैल्यूज 3 चली जाएंगी, स्कोर 0, स्कोर 1 एंड स्कोर 2 में। अब स्कोर्स 3 और 4 में क्या वैल्यूज जाएंगी? जाएंगी 0। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि स्टोर 3 और स्टोर 4 में गार्बेज वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, गार्बेज वैल्यू नहीं जाएगी। कौन सी वैल्यूज जाएंगी? जाएंगी 0। ठीक है, सो फिल रेस्ट्स विद 0 ऑफ एरे बेस टाइप। ठीक है, अगर फ्लोट टाइप का होगा तो 0.0 चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या वैल्यू जाएगी? 0 वैल्यू जाएगी। अगर ये हमारा क्या है, जो भी हमने वैल्यूज है वो पूरी की पूरी नहीं दी है, हमने कुछ वैल्यूज दी हैं और हम इनिशियलाइज करा रहे हैं। तो इनिशियलाइज अगर करा रहे हैं तब कितनी वैल्यूज चली जाएंगी उसके पास? जितनी हमने दी हैं वो तो स्टोर हो जाएंगी और बाकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो देखिए, अगर हमने एरे का साइज नहीं दिया है, अगर हमने यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ दी है, तो फिर क्या होगा? डिक्लेयर करेगा ये एरे विद साइज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन वैल्यूज। तो अगर हमने यहाँ 3 वैल्यूज दी हैं तो ये क्या इसे एलोकेट कर देगा? साइज एलोकेट्स एरे स्कोर्स विद साइज ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, इसका साइज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 वैल्यूज हम दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? साइज 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या कोई भी नंबर दे सकते हैं हम। और जो भी वैल्यूज हम एंटर करा रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज हम एंटर करा रहे हैं वो तो एज सच वही नंबर के साथ सेव हो जाएंगी, वैल्यूज के साथ, और बाकी की वैल्यूज में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो देखिए, जब भी एक से ज्यादा डायमेंशंस हैं, ठीक है, ये तो आपका 1 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये क्या है? 1 डायमेंशनल है। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यूज ली हुई हैं तो ये 1 डायमेंशनल बन गया। और अगर हमने 2 डायमेंशनल लेना है, 2 डायमेंशनल मीन्स हमारे पास क्या है? रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल मीन्स 2 डायमेंशनल। ठीक है, अभी हम बात करें 2 डायमेंशनल की। ठीक है, 1 डायमेंशनल में तो सिंगल डायमेंशन ही है हमारे पास। 2 डायमेंशनल में, मल्टी डायमेंशनल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की, तो उसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स रहेंगे। देन और 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, इसी तरह से आगे भी फर्दर हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल मीन्स मोर देन 1 डायमेंशन। और जहाँ 2 डायमेंशन क्या है? जहाँ पे हमारे पास क्या है? एरे ऑफ एरेज की फॉर्म में। ठीक है, एरे ऑफ एरेज। तो ये अगर 1 डायमेंशनल है, ये क्या हो गया हमारे पास? एक एरे और उसकी तरह का ही एक और एरे, एरे ऑफ एरेज। ठीक है, ये सपोज सिंगल एरे है, ये भी एक और एरे है, सो इट इज एरे ऑफ एरेज। फाइन, सो यहाँ पे आपके पास क्या है? 2 एरेज हैं बेसिकली, टेबल और एरेज ऑफ एरे ऑफ एरेज। सो डिक्लेयर करते हुए एडिशनल साइज ईच एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। तो एडिशनल साइज हमें देना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंट A3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया? 3 रेफर्स टू रोज, 3 क्या है? रोज, एंड 4 क्या है? कॉलम्स। ठीक है, जो पहले वाला सबस्क्रिप्ट है वो क्या है? रोज, और सेकेंड वाला कॉलम्स। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने रोज हैं? 3 रोज हैं, एंड कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 2 सबस्क्रिप्ट्स रिक्वायर्ड हैं, रोज के लिए और कॉलम्स के लिए।
ठीक है, कॉलम्स वाला आपका ब्लैंक नहीं हो सकता, रो वाला ब्लैंक हो सकता है। कॉलम्स वाले को हमें बताना पड़ता है क्योंकि अभी हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो कहाँ तक चलेंगे? कॉलम्स को हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, कॉलम को हमने स्पेसिफाई कर दिया तो वहाँ से वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा क्योंकि इसको पता चल गया कि ये कॉलम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉलम को स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। तो देखिए ये क्या है, एरे का नाम है, देन वी हैव रो इंडेक्स एंड आफ्टर दैट वी हैव कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें ये किस तरह से रहेगा, उसमें हमारा क्या था, A1 C1 C2 C3 C4, इसी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम C0। यहाँ पे क्या रहेगा, A00 A01 A02 A03, देन A10 11 12 13। ठीक है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट जो रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये क्या नाम होगा इनका, 00। तो 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसी तरह से ये चलते रहेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, वैसे क्या है, थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम है, लेकिन जो इनका नंबर रहेगा यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू रहेगी वो एक कम रहेगी। ठीक है, जब इनकी वैल्यूज को फेच करेंगे, इसी तरह से हम लूप यूज करते हैं, तो अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 लूप्स यूज होंगे। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, i इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे अगर 3 है तो लेस देन क्या हो जाएगा, 3 i प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, फॉर कॉलम के लिए हमने j ले लिया, j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 4 एंड j प्लस प्लस। देन क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, अगर स्कैन एफ करना है, हमने वैल्यूज एंटर करानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एम्परसेंट क्या है, ए एरे का नाम है, देन आई एंड देन जे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 लूप्स आपके क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आई जो लूप है दैट वो रोज के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आई लिया है, देखिए। ठीक है, ये आई है, तो दैट मीन्स रोज कहाँ से कहाँ तक वेरी करी है, 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, रोज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 से 2 तक, और कॉलम्स कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो और उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्कैन एफ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एम्परसेंट ए आई जे। ठीक है, एम्परसेंट ए आई जे। तो A00 लेगा पहले, फिर A01 लेगा, फिर A02 लेगा। पहले ये वाला जो लूप है ये फिक्स रहेगा, देन ये वाला, ये इस वाले लूप की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 तक चलेंगी, फिर इस वाले लूप की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले लूप की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इंटरनल लूप कहाँ तक चलेगा, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, फिर इसकी वैल्यू 1 होगी। देन अगेन ये वाला 1 0 1 1 1 2 1 3 के लिए चलेगा। ठीक है, तो अगर 2 लूप्स होते हैं तो इस तरह से वर्क करते हैं, पहले फर्स्ट वाला लूप चल रहा है और उसके उसी लूप में सेकंड लूप जितनी बार चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उतनी बार चलेगा, फिर आउटर लूप के पास जाएगा, उसकी कंडीशन चेक होती है, अगर इंक्रीमेंट होके अभी कंडीशन नहीं फॉल्स हुई है तो दोबारा चलेगा। इस तरह से हमारा लूप वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशियलाइजिंग मल्टी डायमेंशनल। तो देखिए 2D का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 4 5। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये हमने लिया है पूरा टोटल वैल्यूज को स्पेसिफाई करने के लिए, देन ये लिया फर्स्ट रो को स्पेसिफाई करने के लिए, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो को स्पेसिफाई करें हम, फर्स्ट रो में कितनी वैल्यूज है, 5। सो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। नेक्स्ट रो में 5 होनी चाहिए लेकिन 4 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 4 वैल्यूज तो ये जो वैल्यूज गिवन है इससे फिल हो जाएंगी, और बाकी की वैल्यूज जो नहीं दी हुई है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी की जो अनस्पेसिफाइड वैल्यूज हैं वो उसको कैसे सेट कर देगा, 0 पे सेट कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 और 4, ठीक है, नम्स में जो हमारी वैल्यू है 1 और 4, वो वैल्यू पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो यहाँ अगर हमें मल्टी डायमेंशनल में वैल्यूज सेट करनी होती है तो देखिए इस तरह से करनी पड़ेगी, आउटर ब्रेसेस और फिर इंटरनल हर रो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिए टोटल ब्रेसेस। नेक्स्ट वी हैव 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन। तो देखिए 3 डायमेंशनल किस तरह से होगा, अगर करना हो हमने, तो इंट क्यूब 3 3 3। ठीक है, तो ये अगर 3 3 3 3/3 का क्यूब है तो देखिए इसकी ये वाली फर्स्ट रो, फर्स्ट जो है, देन ये वाली, देन ये वाली। ठीक है, इसी तरह से हमारा यूज होता है
एक 1D एरे हो गया, देन अनदर सॉरी एक ये 1D एरे है, लेकिन ये पूरा क्या है 2D एरे, तो अनदर 2D एरे, अनदर 2D एरे, ठीक है। आगे फर्दर एरे ऑफ एरेज होते जाए, इंक्रीज होते जाएंगे। 3 डायमेंशनल में कितने 2D एरेज हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल में नंबर ऑफ क्या होते हैं 1D एरेज होते हैं, इसी तरह से 3D में नंबर ऑफ 2D एरेज रहेंगे। तो ये देखिए ये वाला ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले एक 2D एरे को, देन अनदर 2D एरे और देन अनदर 2D एरे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक, ठीक है। ये सिंगल अगर ये वाली लाइन देखे तो ये 1D एरे है, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा ये देखें तो 2D एरे है, ठीक है। तो 3D को हमेशा ही हम विजुअलाइज किस तरह से करते हैं, डिफरेंट 2D एरेज की वे में ही उसे विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। एक रूम को भी देखते हैं हम, तो एक एक सिंगल सिंगल वॉल देखेंगे, ठीक है। एक रूम क्या है 3D है, लेकिन हम क्या अगर विजुअलाइज करना है तो हम टॉप बॉटम या साइड्स देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ हम विजुअलाइज हमेशा किस तरह से करते हैं 2D की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो 3D एरे अगर हमें चाहिए तो इस तरह से लिखते हैं, और 3 लूप्स ले लेंगे उसे उसकी वैल्यूज एंटर कराने के लिए और प्रिंट कराने के लिए। नेक्स्ट वी हैव मल्टी डायमेंशनल एरे पैरामीटर्स। तो देखिए जब भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे को पास कर रहे हैं, ठीक है, एक एरे है हमारे पास A3 4 सपोज, ठीक है। जब भी हम इसे पास कर रहे हैं तो अगर एक फंक्शन है हमारा सपोज स्केलर मल्टीप्लाई से हम ऐसे हम लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इस फंक्शन को जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो एक तो हमें एरे का नाम पास करना है, साथ में रोज पास करनी है और साथ में कॉलम्स पास करने हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने जब रिसीव किया तो उसी सीक्वेंस में पास करने हैं, ठीक है। यहाँ पे रोज हैं सबसे पहले तो 3 पास करेंगे, देन कॉलम्स हैं तो 4 पास किया। अभी ये क्या एरे का नाम है, तो यहाँ पे हम क्या पास करें ए पास कर रहे हैं सपोज, एंड देन हम कोई और एक वेरिएबल है आई उसे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिसीव होगा तब रोज में ये वैल्यू आ जाएगी, कॉलम्स में 4 वैल्यू आ जाएगी और इंट ए और कॉलम्स, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा ये वाला एरे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम इस एरे को यूज कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट डायमेंशन के बाद, ठीक है, तो फर्स्ट डायमेंशन के बाद हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी होता है, इसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि उसको पता रहना चाहिए कि कितने कॉलम्स है, कितने कॉलम्स के बाद उसे नेक्स्ट रो पे मूव कर जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ स्पेसिफाई करना हमें ज़रूरी होता है। तो जब भी हम 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करें और पैरामीटर उसे यूज़ करें तो हमें यहाँ पे कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई करनी, सेकेंड सबस्क्रिप्ट या उसके बाद के जो भी सबस्क्रिप्ट हैं वो स्पेसिफाई करने ज़रूरी हैं, ठीक है। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइज ऑफ एंड एरेज, ठीक है। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है हमारा, उसे एरेज के साथ हम कैसे यूज करेंगे। देखिए ऑपरेटर साइज ऑफ रिटर्न्स द टोटल बाइट्स इन द आर्ग्यूमेंट, तो जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है सपोज A15, ठीक है, तो ये हमें साइज किसका स्पेसिफाई करेगा, इस पूरे ए का साइज स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे तो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन अगर हम डायनामिकली एलोकेट करा रहे हैं उस केस में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे करेंगे, साइज ऑफ एरे, एरे का साइज लेंगे और डेटा टाइप का साइज लेंगे, और उसका एरे के साइज को किससे डिवाइड कर देंगे, डेटा टाइप से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ गए तो हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं उस एरे में, साथ ही साथ हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल बाइट्स कंज्यूम कर रहा है वो एरे, ठीक है। टोटल वो हमें साइज ऑफ एरे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइज ऑफ जो हमारा ऑपरेटर है वो रिटर्न नहीं करेगा टोटल बाइट्स बीइंग यूज्ड। अगर सपोज हमने एक एरे लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज हैं वो अनफिल्ड है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू है, ठीक है। तो साइज ऑफ जो अगर हम ऑपरेटर यूज करते हैं एरे के ऊपर तो वो हमें टोटल बाइट्स रिटर्न करेगा इस पर्टिकुलर एरे ने जितनी कंज्यूम की हुई है, ठीक है। तो ऑपरेटर साइज ऑफ रिटर्न्स द टोटल बाइट्स इन द आर्ग्यूमेंट, टोटल बाइट्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा अगर हमारी कुछ बाइट्स अनफिल्ड हैं, ठीक है। अगर हमारी कुछ बाइट्स अनफिल्ड हैं तो वो उसका कोई रिकॉर्ड हमें नहीं देता, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज साइज ऑफ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीइंग यूज्ड इन अ पार्शियली फिल्ड एरे, तो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स पार्शियली फिल्ड एरे का,
ठीक है, ये तो आपको क्या रिटर्न करेगा, टोटल बाइट्स ही रिटर्न करेगा अगर हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं एरेज के ऊपर। ठीक है, इट विल नॉट रिटर्न अस टोटल बाइट्स बीइंग यूज्ड, जितनी बाइट्स यूज की हुई हैं उसका कुछ भी हमें नहीं पता चलेगा, वो तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर विद एरेज। So that's all for arrays. Thanks for watching and stay connected. See you in the next class.